Good afternoon, everybody. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. मैं आपको एक बार लास्ट क्लास वाला टॉपिक रिकॉल करवा रहा हूँ, उसके बाद आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एज यू ऑल नो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चल रहा है और अब तक हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो मेन टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एक तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के बाद नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था, और दूसरा मैंने आपको वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी भी बता दी थी लास्ट क्लास में। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरी। उसका यूज आप देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में काफी आपको आएगा। आप सब लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स always consist of a central metal atom, and that central metal atom is surrounded by certain non-metallic species या non-metallic molecules जिन्हें हम ligands कहते हैं। और इन पूरे कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नेम इसलिए दिया जाता है बिकॉज दे एसेंशियली कंटेन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द नॉन मेटल एंड द मेटल एटम। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वाटर में डालने में कभी आयनाइज नहीं होते, इसीलिए इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके दिखाया जाता है। इस स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स भी करवा दी थी लास्ट क्लास में। हमने दोनों टाइप का नोमेनक्लेचर देख लिया था। नेम, अगर आपको फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप नेम लिख देंगे, नेम से आप फॉर्मूला भी बना देंगे। बिसाइड्स दैट वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स एक बार फिर से सुन लीजिए। एक एग्जांपल देके बता देता हूं मैं आपको। लेट अस कंसीडर एनी एग्जांपल से CrOX होल ट्वाइस NO2 या NO ले लेते हैं, NO होल 4 1 पॉजिटिव। कोई मुझे इस कंपाउंड का नाम बता सकता है? गुड आफ्टरनून। चेक करिए क्या आ रहा है इस कंपाउंड का नाम। थ्री 330 अभी स्टार्ट करिए। कौन बताएगा? हैंड रेज करें। आप बताएंगे, बोलिए। पहले आप चेक करो क्या ये डाइनाइट्रेटो है, फिर से चेक करो। आप बताओ आयुषी। दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड NO, न्यूट्रल की कैटेगरी में लिखवाया था। NO2 नहीं है, NO दो बार है, ब्रैकेट के बाहर मैंने 2 लगा रखा है। शुभम आप बताइए। डाइनाइट्रोसिल and डाइऑक्सिलेटो chromium हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आ रही हो, मैंने अपने आप बना लिया। ये 3 नहीं आ रही होगी, 5 आ रही होगी इस हिसाब से। तो 5 लेट इट बी। इसे थोड़ा सा सही कर देता हूं। यहाँ पे के दे देता हूं। आप बताइए। जो लोग ऑनलाइन है वो कोई हैंड रेज करिए भाई, इस कंपाउंड का नाम बताइए। मैं वर्नर स्टडी रिकॉल करवाऊंगा और उसके बाद हम आज एक नया टॉपिक करेंगे, एक कॉम्पिटिटिव टॉपिक। यस अनन्या। Sir, dinitrosyl dioxylato chromate 3 potassium. अनन्या आपने तो बेसिक रूल ही गलत कर दिया। मैंने आपको सबसे पहला रूल ये बताया था कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन एनायंस। Sorry sir, potassium के बाद, sorry sir. तो तुम्हारा बोलो। Potassium dinitrosyl dioxylato chromate 3. और कोई बताएगा? बिल्कुल सही बताया अनन्या आपने। आप सब ट्राई करेंगे। संस्कृति बताइए। पोटेशियम डाइनाइट्रोसाइल डाइऑक्सैलिडो क्रोमेट 3। बिल्कुल ठीक है। दिस इज पोटेशियम डाइनाइट्रोसाइल डाइऑक्सैलेटो क्रोमेट 3। क्रोमेट, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट पे अब एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्रोमेट 3। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आशी, Yes. आयुष, मैं लिख देता हूं एक बार। पोटेशियम डाइनाइट्रोसाइल
देखो नाइट्रोसाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, एक OX पे -2 है तो 2 OX पे -4 हो जाएगा और इस पे +1 है, तो नेट चार्ज 3 बचेगा क्रोमियम पे। डायनाइट्रोसाइल डाइऑक्सिलेटो क्रोमेट, क्रोमेट इसलिए क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट पे नेट नेगेटिव होगा 3। काशवी, इस कंपाउंड के अंदर पोटेशियम की प्राइमरी वैलेंसी क्या है? सर कुछ भी आप +1। बताइए। आपने बोला +1, ओके। खुशी आप बताइए प्राइमरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की प्राइमरी वैलेंसी। हाँ, जो भी लास्ट क्लास हुई तो वीडियो देखना चाहिए ना फिर, अगर क्लास में सो गई थी। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए सब लोग। काशी, आपने क्रोमियम की बताई थी ना? नो सर, पोटेशियम। क्रोमियम की बताइए सर +3। सब लोग बताइए। क्रोमियम की जो प्राइमरी वैलेंसी है +3 होगी, बिकॉज Yes, sir. +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट और प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा नाम ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी क्रोमियम की? निखिल आप बताओ, सब लोग बताइए। मृणालिनी, डाउट है? प्राइमरी वैलेंसी क्लियर है? सेकेंडरी आप बताइए। संस्कृति, कैसे 6? सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड नहीं। लिगेंड तो यहाँ पे किन के बताओ मृणालिनी कितने हैं? लिगेंड तो 2 टाइप के हैं लेकिन है 4, ठीक है? 2 ऑक्सीलेटो है, 2 NO है, लेकिन इन 2 ऑक्सीलेटो और 2 NO के थ्रू टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन गए? NO एक यूनिडेंटेट लिगेंड है तो 2 NO ने 2 बॉन्ड बना रखे होंगे। OX एक बाइडेंटेट लिगेंड है, एक OX 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 OX 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है? तो 4 इन्होंने बना लिए, 2 इन्होंने बना लिए, तो अल्टीमेटली 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने क्रोमियम के, तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और प्राइमरी वैलेंसी वही होती है जो आप ब्रैकेट में लिखते हो। ये +3 जो आपने ब्रैकेट में लिखी है प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी में आपको अंदर के लिगेंड्स के थ्रू बनाए गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स गिनने, लिगेंड नहीं गिनने, लिगेंड ने बॉन्ड्स कितने बनाए वो गिनने, ठीक है? सो जैसे लिगेंड तो यहाँ 4 है लेकिन बॉन्ड टोटल 6 बन रहे हैं कि कोएक्स इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, तो सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है और वो होगी 6। अच्छा ये बताइए, क्या यहाँ पे कोई जो सेकेंडरी, जो कोई प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है या नहीं? कौन सी प्राइमरी वैलेंसी में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे? एक तो पोटेशियम कर रहा है और 2 ऑक्सीलेटिव कर रहे हैं। पोटेशियम में +1 कंट्रीब्यूट कर रहा था। हर वो चीज जो चार्ज कंट्रीब्यूट करती है, चाहे वो ब्रैकेट के अंदर हो या इधर हो या इधर हो, हर वो चीज जो चार्ज में कंट्रीब्यूट करती है ना, वो प्राइमरी वैलेंसी का कंट्रीब्यूटर मानी जाती है, प्राइमरी वैलेंसी मानी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए क्या यहाँ पे कोई प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, तो आप बोलेंगे यस, पोटेशियम आयनाइजेबल। समझ रहे हैं आप इस चीज को? लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी कभी आयनाइजेबल नहीं होती, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी तो होती ही ब्रैकेट के अंदर है। सेकेंडरी वैलेंसी बोलते ही उन्हें है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन कौन बना रहे हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले कभी भी आयनाइजेबल नहीं। और मैंने आपको एक पोस्टुलेट ये भी बताया था कि किसी भी कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी पे डिपेंड करती है। इस केस में ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। देखो एक्चुअली वैसे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग ज्योमेट्रीज के हो सकते हैं, लेकिन आपके पूरे एंटायर सिलेबस में आपको 2 ही ज्योमेट्रीज या 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने हैं। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड पढ़ने और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले पढ़ने। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स हमेशा ऑक्टाहेड्रल होंगे, सॉरी 6 वाले, कोऑर्डिनेशन 6 वाले हमेशा ऑक्टाहेड्रल होंगे। कोऑर्डिनेशन 4 वालों के लिए 2 ऑप्शन होंगे, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेन। इन दोनों में से भी क्या होगा वो हम सीखेंगे, ठीक है? मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उस 4 को देख के हम ये डायरेक्टली देख के नहीं बता पाएंगे कि वो स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है, उसके लिए हमें बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी, तो वो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? बट ये है कि जहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, पॉसिबिलिटीज 2 होंगी, या तो वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है या वो टेट्राहेड्रल हो सकता है। डू यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल? देखो मान लीजिए Ma2B2, मैं एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं, M मेटल एटम है, 2 लिगेंड एक जैसे हैं, 2 लिगेंड एक जैसे। तो अगर ये स्क्वायर प्लेनर होगा
तो स्क्वायर प्लेनर में तो आप इस तरह से ज्योमेट्री बनाते हैं, एक स्क्वायर या एक पैरेललोग्राम बनाया आपने, सेंटर में मेटल एटम और यहाँ पे आपने 4 लिगेंड लगा दिए A, A, B, B। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे एक फ्लैट 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक स्क्वायर की तरह। हर जो डायगोनली लाइन ये जो आपको दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल, सही है। लेकिन अगर यही कंपाउंड टेट्राहेड्रल होता तो 108 नहीं होता है टेट्राहेड्रल एंगल, 108 किसके 9.5 109.5 डिग्री, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ये ज्योमेट्री, तो 4 वाला इन दोनों में से ही कोई होगा, लेकिन इन दोनों में से भी कौन सा होगा वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना उसमें सीखेंगे, सही है। पहले बताइए वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्लियर है? यस इफ यू आर ऑल क्लियर विद द वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये आपको शायद स्कूल में नहीं करवाया गया होगा क्योंकि इस ईयर के सिलेबस में नहीं आया है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Isomerism in coordination compounds. देखो आइसोमर्स का मतलब तो आप सब लोग को मालूम है, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। बट ये भी याद रखिएगा कि ये जो आइसोमेरिज्म होता है, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो जैसा आपने क्लास 11 में पढ़ा था, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हो, आइसोमेरिज्म को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा जाता है और उनके नाम होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों नाम सुने हुए हैं ना आपने, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। ऑर्गेनिक में भी आप लोगों ने पढ़े थे, आप याद करो क्लास 11th में जो ऑर्गेनिक का चैप्टर था उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर आपने चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, टॉटोमर्स ये पढ़े थे, और स्टीरियो के अंदर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पढ़े थे, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है, ऑल्दो नाम बदल जाएंगे, यहाँ पे चेन, फंक्शनल उस टाइप के नाम नहीं आएंगे, दूसरे नाम आएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई करा जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक एक करके वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्या मतलब होता है इनका। लिखिए, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स the isomerism is classified in coordination compounds, the isomerism is classified into 2 types. Isomerism is classified into 2 types. Isomerism को 2 टाइप्स में कैटेगराइज करा गया है। सबसे पहले लिखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर ही लिखा रहने दीजिए, दूसरा वैसे मैं बता देता हूं, अभी लिखिएगा मत। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, लेकिन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन्हें। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, ये नाम हो सकता है आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद आ गए हो, क्लास 11 पढ़े थे, लेकिन क्या आप में से किसी को भी इन दोनों में डिफरेंस याद आ रहा है? एक जनरल डिफरेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या डिफरेंस होता है? आइसोमेरिज्म का एक जनरल मीनिंग तो ये होता है कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन हम बोल रहे हैं ये आइसोमेरिज्म भी 2 टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। उसमें क्या अंतर होता है? कोई बता सकता है? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं पहले उनमें से बताइए, कोई बता सकता है? हाँ बताइए। नहीं, श्रेया आप कुछ बता रहे थे? सर स्ट्रक्चर वाले में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है उस कंपाउंड की जो लगा हुआ है सेंट्रल एटम पे, और स्टीरियो वाले में उसकी ओरिएंटेशन। देखो, हाँ बताओ निखिल। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसमें जो कंपाउंड होता है उसका 2D स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 3D स्ट्रक्चर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है
Sir, देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं क्लास 11th में भी आप में से जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, मैंने उन्हें एक डस्टर और पेन की हेल्प से बताया होगा, मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान से देखिएगा, एक बड़ा सिंपल सा केस, सपोज कीजिए मेरे हाथ में कार्बन है, लेट दिस डस्टर बी अ कार्बन एटम एंड दिस पेन बी अ हाइड्रोजन एटम। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, मैंने इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो मेरे हाथ में मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मूला क्या है? CH। ये C था, ये H था, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CH। ठीक है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH एंड द स्ट्रक्चर इज दिस, जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है। अब मैंने इस H को यहां से हटा के यहां लगा, अब फॉर्मूला क्या है? लेकिन स्ट्रक्चर तो बदल गया, मैंने किसी आइटम को कहीं और लगा दिया तो स्ट्रक्चर बदल गया। तो हम कहेंगे ये और ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे लाया मैं स्ट्रक्चर में, कि मैंने एक्चुअली भी किसी आइटम को हटा के उसी मॉलिक्यूल में कहीं और लगा दिया। मैं इसको हटा के यहां लगा देता हूं तो एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएगा, यहां लगा देता हूं कोई दूसरा बन जाएगा, यहां लगा देता हूं कोई तीसरा बन जाएगा। तो ओवरऑल एटम तो वही रहेंगे सी और एच, लेकिन उनको ज्वाइन करने का तरीका बदलता जाएगा। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में किसी एटम को वहां से हटा के कहीं नई पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब फिर से देखिए, अब अगेन बताइए, मैं स्टीरियो का मतलब बताता हूं। ये बताइए इसका फॉर्मूला क्या है मेरे हाथ में जो कंपाउंड है? CH। ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है, या एक कह लीजिए अब ये एक स्टीरियो आइसोमर है। अगर मैं इस पेन को या इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देता तो एक नया स्टीरियो आइसोमर, अगर मैं यहां टिल्ट कर देता हूं तो एक नया स्टीरियो आइसोमर बन गया। लेकिन मैं इसे यहां से हटा के कहीं और नहीं लगा सकता, जैसे ही मैंने इसे हटा के कहीं और लगा दिया ना तो ये स्ट्रक्चरल में आ जाएगा। लेकिन वहीं लगे लगे अगर आपने सिर्फ इसकी ओरिएंटेशन चेंज करी रिलेटिव टू सम अदर ग्रुप, इसका एंगल चेंज करा बट इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं चेंज करी, तो वो स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर्स बनाते वक्त भी चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चरल चेंजेस एक्चुअल शिफ्टिंग की वजह से नहीं आ रहे, सिर्फ रिलेटिव ओरिएंटेशन में चेंज आने की वजह से चेंज आ रहा है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते वक्त किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नई पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन स्टीरियो आइसोमर में जो एटम जहां पे अटैच होता है वो वहीं अटैच रहता है, लेकिन वहीं लगे लगे उसकी ओरिएंटेशन, उसका एंगल चेंज कर दिया जाता है। ये एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया आपको, और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो आपने हेडिंग डाली है आइसोमेरिज्म, इसका मतलब लिख लीजिए। In this isomerism, some atom or the group of atoms, some atom or the group of atoms is actually shifted to some other position, is actually shifted to some other position. This isomerism is of 4 types. This isomerism is of 4 types. देखिए, बहुत ये स्ट्रक्चरल के तो चारों टाइप्स बहुत ही सिंपल है, एक एक एग्जांपल से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जहां पे हम एक्चुअल शिफ्टिंग करते हैं, वो 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला लिखिए लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स, this isomerism is exhibited by the compounds containing ambidentate ligands, by the compounds containing ambidentate ligands and
the isomers differ and the isomers differ from each other in the linkage, differs from each other in the linkage between the metal atom and the donor atom. Linkage between the metal atom and the donor atom. एक एग्जांपल देखते ही आपको बात समझ में आ जाएगी कि लिंकेज आइसोमर्स क्या हो। लिख लिया सब लोगों ने? मिस तो नहीं हुआ किसी का? देखो, K3FeCN6 इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। नाम समझ में आ रहा है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में इसमें 3 पोटेशियम है, 6 कार्बन है, 6 नाइट्रोजन है और 1 आयरन है। ठीक है, अब ये देखिए K3FeNC6 इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 6 नाइट्रोजन, 6 कार्बन, 3 पोटेशियम और 1 आयरन, लेकिन लिंकेज अलग। यहां पे Fe की लिंकेज कार्बन से है और यहां पे Fe की लिंकेज नाइट्रोजन से। समझ रहे हैं? तो ये लिंकेज आइसोमर्स। इसका मतलब लिंकेज आइसोमरिज्म सिर्फ तब एग्जिबिटेड होगा जब कंपाउंड के अंदर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स होंगे। आपको याद है एम्बिडेंटेट लिगेंड वो होते थे जिनमें 2 डोनर एटम होते थे, लेकिन दोनों में से कोई एक डोनेट करता था। जैसे मान लीजिए मैं एक के अंदर ONO लगा दूं और एक के अंदर NO2 लगा दूं। ठीक है, तो ONO में O से कोऑर्डिनेशन होगा, NO2 में N से कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो बताइए सब लोग, लिंकेज आइसोमर्स क्लियर हो गए क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर में चेंज ये है कि लिंकेज का अंतर आ गया। यहाँ पे Fe की लिंकेज कार्बन से है और यहाँ पे नाइट्रोजन इज एक्टिंग एज अ डोनर जो आयरन को डोनेट कर रहा है, यहाँ पे कार्बन इज एक्टिंग एज अ डोनर। सब लोगों को क्लियर है? एग्जांपल नोट करिए, सबको क्लियर है? Yes, sir. लिंकेज आइसोमर्स, इनमें मेटल एटम और डोनर एटम के बीच की लिंकेज का अंतर होता है। दूसरा टाइप स्ट्रक्चरल के अंदर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ionization isomers. These isomers produce different ions on dissolving in water. These isomers produce different ions on dissolving in water. लिखा? These isomers produce different ions on dissolving in water. देखिए ये भी बहुत सिंपल है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल CuNH3 5 BrCl। देखो पहले ध्यान से, इस कंपाउंड का नाम है पेंटामीन ब्रोमाइडो कॉपर 2 क्लोराइड। पेंटामीन ब्रोमाइडो कॉपर 2 क्लोराइड। 2 इसलिए क्योंकि -1 इससे आ रहा है, -1 इससे आ रहा है, तो कॉपर 2 क्लोराइड। ये कंपाउंड वाटर में डालने पे कौन सा आयन डिसोसिएट कर देगा? Cl नेगेटिव आयन। Cl नेगेटिव आयन आयनाइजेबल होगा। अब ये देखो CuNH3 5 Cl Br, Cl अंदर Br बाहर। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज स्टिल सेम, इसका भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, लेकिन ये तो अलग आयन देगा पानी में डालने पे। तो ये हो गए एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरली ये अंतर है कि दोनों आयन्स अलग अलग देते हैं पानी में डालने पे। ये क्लोराइड आयन देगा, ये ब्रोमाइड आयन देगा। समझे? क्लियर है ना? तो ये नोट करिए। कार्तिक, केशव, ओम, प्रगत, क्लियर है ना? यस सर।
तीसरा टाइप है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेशन आइसोमर्स लिख लीजिए, हाइड्रेशन आइसोमर्स। Hydration isomers, they are sometimes they are also known as solvation isomers. हाइड्रेशन आइसोमर्स को सॉल्वेशन आइसोमर्स भी कहते हैं। These isomers differ from each other. These isomers differ from each other in the distribution of water molecules, distribution of water molecules within and outside the coordination sphere, within and outside the coordination sphere. एक लाइन और लिखिए, the water molecules inside the coordination sphere, the water molecules inside the coordination sphere are called water of coordination, are called water of coordination, while those outside the coordination sphere, are called water of crystallization, are called water of crystallization. Are called water of crystallization. देखो, ये जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है ना, इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है कि इसे सिर्फ वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट कर पाएंगे जिनमें वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाटर जरूर होना चाहिए, द न्यूट्रल लिगेंड एक्वा जिसे आप बोलते हैं। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वाटर है ही नहीं तो वो इस टाइप का आइसोमेरिज्म शो भी नहीं करेगा। अब देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए CrH2O होल 6 Cl3, नोट नहीं करिएगा अभी, समझिए पहले। इस कंपाउंड का नेम इज हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। नाम समझ में आ रहा है सबको? बताइए इस कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है क्रोमियम की? प्राइमरी इज 3 एंड सेकेंडरी इज 6। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक हार्ड एंड फास्ट, एक नेसेसरी कंडीशन, कि जब आप एक कंपाउंड के आइसोमर्स बनाते हो ना, कोई से भी आइसोमर, तो व्हाइल मेकिंग द आइसोमर्स प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पे चेंजेस नहीं आने चाहिए। इसका जो भी मैं आइसोमर बनाऊंगा उसकी भी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी वही रहनी चाहिए। ठीक है, सो आइसोमर्स बनाते वक्त प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में चेंजेस नहीं आने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, मान लीजिए मैं कोई ऐसा आइसोमर बनाता हूं जिसमें एक Cl, बाहर से एक Cl एज अ लिगेंड अंदर लिया था, तो अगर मैं बाहर से एक Cl एज अ लिगेंड अंदर लाऊंगा तो सेकेंडरी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CrH2O होल 5 Cl, बाहर बचेंगे 2 Cl और डॉट H2। वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह एक्ट कर सकता है, और कोई मॉलिक्यूल आपने नहीं देखा होगा डॉट, कुछ डॉट के बाद लिखे हुए।
लेकिन वाटर हमेशा देखा होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्ट कर सकता है। तो ये और ये एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर हो गए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्टेट। टोटल वाटर मॉलिक्यूल सब में वही रहेंगे, लेकिन वाटर का अंदर और बाहर डिस्ट्रीब्यूशन बदलता जाएगा। मान लीजिए मैं एक Cl और अंदर ले आता हूं तो मुझे एक वाटर और बाहर ले जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एक वाटर बाहर चला जाएगा इनसाइड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। तो CrH2O होल 4 Cl2 Cl डॉट 2H2। ठीक है, तो हाइड्रेट आइसोमर समझे क्या होते हैं? और हाइड्रेट आइसोमरिज्म में ये याद रखिएगा, जो भी वाटर मॉलिक्यूल विद इन द ब्रैकेट होते हैं, अंदर होते हैं, उन्हें वाटर ऑफ कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ये आप लोगों के लिए एक नई टर्म है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो आपने कई बार सुना होगा, बाहर वालों को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे या वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं, लेकिन जो अंदर होते हैं उन्हें वाटर ऑफ कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। सही है? सो ये एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर है। मान लीजिए इसकी नेमिंग करनी है तो कैसे करेंगे? इसकी सारा नाम बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे जैसे आपको सिखाया गया है, बस लास्ट में डॉट H2O को बोल देंगे मोनोहाइड्रेट। अगर डॉट 2H2O लिखा है तो बोल देंगे डाइहाइड्रेट। तो इसका नाम कौन ट्राई करेगा बताइए? यहां तक का नाम तो आता ही है आपको, बस वाटर एक्स्ट्रा दिख रहा है उसके लिए मोनोहाइड्रेट लगा देंगे लास्ट में। बताओ जिया। सर पेंटा एक्वा क्लोरेडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। इतना रुक रुक के क्यों बोलना है? एक बार फ्लो में बोल दो ना। पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। ठीक है, और ये देखो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। 3 रहेगा प्राइमरी वैलेंसी, तो जो अगर आपने पहले में 3 डिसाइड कर ली तो सब में ही 3 है। सब में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार कैलकुलेट कर। ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 ही रहने वाली। हमारे सब में 3 Cl है ना, तो 3 Cl से 3 चार्ज आ ही रहा होगा। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी में बिल्कुल भी एक ब्रेक लाने की जरूरत नहीं है, 3 बोल दो बस। तो दिस इज टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड डाइहाइड। ओके, बताइए जो ऑनलाइन है उन्हें सबको समझ में आया हाइड्रेट आइसोमर्स क्या होते हैं? यस, Yes. वाटर ऑफ कोऑर्डिनेशन मैंने लिखवाया आपको, थ्योरी में लिखवा दिया। आशी क्लियर है? प्रगत, श्रेया, शौर्य? यस सर। यस ओके, ये 3 एग्जांपल्स नोट करिए। ये एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स हैं तीनों। आप चाहो तो किसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले का एक का नाम भी लिख लो, लास्ट वाले का लिख लेना उसी के नीचे। टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड डाइहाइड्रेट। टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्रोमियम 3 के बाद एक स्पेस आएगा और फिर क्लोराइड डाइहाइड्रेट पूरा वन वर्ड होगा, क्योंकि मैंने बताया केटायन और एनायन के बीच में एक स्पेस आता है। ब्रैकेट का नेम कर दो, फिर एक स्पेस के बाद क्लोराइड डाइहाइड्रेट। पक्का सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, स्ट्रक्चरल के अंदर लास्ट टाइप इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ये एक बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट टाइप का आइसोमरिज्म अब आपको करवाया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। This isomerism is exhibited. This isomerism is exhibited only by those coordination compounds. This isomerism is exhibited only by those coordination compounds in which both cation
and anion, both cation and anion are within the coordination sphere. Both cation and anion are within the coordination spheres. These isomers differ from each other in the distribution of metal atom within the two coordination spheres. Distribution of metal atom within the two coordination spheres. These isomers differ from each other in the distribution of metal atom within the two coordination spheres. लिखा सबने? देखो एक नया टाइप का एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो अब तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा. सपोज कीजिए Cr NH3 होल 6 CO Cl6. ये पूरा एक कंपाउंड है, ऐसा नहीं कि दो कंपाउंड लिखे हुए हैं बराबर बराबर. ये पूरा एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें जो पहला वाला ब्रैकेट है वो कैटायन है और दूसरा वाला ब्रैकेट एनायन. ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जरूरी नहीं है वन पॉजिटिव वन नेगेटिव हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं. एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है. अभी तक तो आपने सिंगल ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स पढ़े और पढ़ने भी आपको वही है. एक्चुअली अपने जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें आपको सारे वही पढ़ने हैं सिंगल ब्रैकेट. ठीक है, ये तो सिर्फ इस पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म के अंदर आपको दो ब्रैकेट वाले दिखाए जाते हैं एग्जांपल के लिए. ठीक है, अब देखो ये एक आइसोमर है, मैं इसका नाम बताऊंगा अभी. अगर मैं एक कंपाउंड ऐसा बनाऊं कि मैं इस कोबाल्ट को पहले वाले ब्रैकेट में और क्रोमियम को दूसरे वाले ब्रैकेट में ले जाऊं, CONH3 होल 6 और क्रोमियम को इधर वाले ब्रैकेट में कर दें CrCl6, तो ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाते हैं. तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर in the distribution of the metal atom within the two coordination spheres. दोनों coordination spheres के अंदर metal atom का distribution बदल दिया जाता है. इसका मेटल इसमें, इसका मेटल इसमें. समझ रहे हैं आप इस चीज को? देखिए इस टाइप के केस में जहां पे भी दो कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट होते हैं ना, वहां पे आपको किसी एक मेटल एटम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से मालूम होनी चाहिए, तभी आप दूसरे की निकाल पाओगे. किसी भी एक की पहले से मालूम होनी चाहिए. अब जैसे इस केस में आप पढ़ोगे, जब मैं डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना, तो आपको पढ़ाया जाएगा डी ब्लॉक में क्रोमियम की द मोस्ट कॉमन द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाता है. तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पे क्रोमियम पे +3 होगा और इसको +3 मानते हुए हम कोबाल्ट को निकालेंगे. समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो देखिए अगर इस ब्रैकेट इस क्रोमियम पे +3 है और अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो पूरे ब्रैकेट पे भी +3 ही होगा. बताओ, क्योंकि अमोनिया से तो कोई चार्ज आ नहीं रहा. अच्छा, पूरे ब्रैकेट पे अगर +3 होगा तो इस पूरे ब्रैकेट में फिर -3 होना चाहिए और अंदर -6 लिखा हुआ है, तो कोबाल्ट को x मान के निकालो, क्या आएगा? 3 आ जाए. ठीक है ना? तो इसका नाम हो जाएगा, अब कोई इसका नाम बोल सकता है अगर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 3-3 हो गई, क्रोमियम और कोबाल्ट, तो कोई नाम ट्राई करेगा? आप में से कोई नेम ट्राई करेगा? हैंड रेज करिए, कौन ट्राई करेगा ऊपर वाले कंपाउंड का नेम? बोलो, कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ. यस शौर्य. सर हेक्सामीन क्रोमियम कोबाल्ट 3 हेक्स क्लोराइड. नहीं, आप तो बिल्कुल गलत बोला है. और कोई बोलेगा? देखो हेक्सामीन नहीं, हेक्सामीन सबसे पहले तो पहली मिस्टेक. हेक्सामीन क्रोमियम 3, इसकी भी तो ब्रैकेट में क्रोमियम की तो ऑक्सीडेशन स्टेट देनी पड़ेगी आपको.
हेक्साअमीन क्रोमियम 3, फिर एक स्पेस हेक्साक्लोराइडो कोबाल्टेट 3। दूसरे वाले मेटल एटम का नाम 8 पे खत्म होगा क्योंकि दूसरा वाला ब्रैकेट एनायन है, एनायन। पहला वाला ब्रैकेट कैटायन है, उसमें आप क्रोमेट नहीं लिखोगे, उसमें क्रोमियम ही लिखोगे। समझ रहे हैं? हेक्साअमीन क्रोमियम 3 मैं लिखता हूं, बताइएगा समझ में आया कि नहीं। हेक्साअमीन आपको करना नहीं है इसका नॉमेनक्लेचर, इस टाइप का नॉमेनक्लेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बस ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल देने के लिए एक केस बता रहा हूं, अदरवाइज आपको कभी पूछा नहीं जाएगा। हेक्साअमीन क्रोमियम 3, फिर एक स्पेस छोड़ के हेक्साक्लोराइडो क्रोमेट 3। बताओ शौर्य, आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. सर कोबाल्टेट होगा लास्ट में। The cobalt. सॉरी, क्रोमेट लिख दिया मैंने, कोबाल्टेट। हेक्साअमीन क्रोमियम 3 हेक्साक्लोराइडो कोबाल्टेट 3। सेकंड वाले आइसोमर में किसी एक मेटल उसकी सेकेंडरी वैलेंसी चेंज हो सकती है। किसी एक मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी? जैसे यहाँ पे NH3 का हेक्सा। नहीं 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 नहीं, किसी भी आइसोमर में प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रहती है, ये बात याद रखिएगा। आइसोमर्स बनाने में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में चेंज आता ही नहीं। तो बताइए, सब लोगों ने नोट करा? यस सर। समझ में आया? तो देखिए स्ट्रक्चरल के अंदर ये 4 टाइप्स थे, इन चारों में ही आपने देखा किसी एटम को उसकी एक्चुअल पोजीशन से हटा के कहीं और लगा दिया गया, एक्चुअल चेंजेस हम स्ट्रक्चर में लाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने वहीं लगे लगे किसी चीज का एंगल बदल दिया, हमने मूवमेंट करी चीजों, ठीक है। जैसे इसका CR इधर ले गए, CO उधर ले गए, वाटर वाले में कुछ वाटर अंदर थे बाहर ले गए, ठीक है। तो हम एक्चुअल मूवमेंट करें, तो ये तो थे सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म हेडिंग डालिए इसके बाद। आइसोमरिज्म का दूसरा टाइप स्टीरियो आइसोमरिज्म। During the formation of these isomers, only the relative orientation of a ligand, is changed. Only the relative orientation of a ligand is changed, but its actual position is not changed. But its actual position is not changed. ओरिएंटेशन में चेंज आता है, एक्चुअल पोजीशन में चेंज नहीं आता, ठीक है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है। सबसे पहला लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखिए हम पढ़ेंगे किस तरह से। ये पूरा आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक 4 हेडिंग्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, फिर मैं पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, फिर तीसरा पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेट, और फिर पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेट। तो स्टीरियो के अंदर टोटल 2 आएंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल को 4 कोऑर्डिनेट और 6 कोऑर्डिनेट दोनों के लिए पढ़ेंगे, ऑप्टिकल को भी पहले 4 कोऑर्डिनेट फिर 6 कोऑर्डिनेट के लिए पढ़ेंगे। तो 4 कैटेगरीज, 4 टाइप्स के अंदर, 4 हेडिंग्स के अंदर हमारा ये पूरा टॉपिक कवर होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के आगे ब्रैकेट में ये भी लिख लो इन 4 कोऑर्डिनेट,
in 4 coordinate complexes. देखो ध्यान से देखो, पहले मैं एक एग्जांपल देके आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, एक बेसिक स्टेटमेंट मुझे लिखवानी है। सपोज कीजिए m a2b2, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको नोट नहीं करना। ये 4 कोऑर्डिनेट है, अगर ये सारी यूनिडेंटेट है, ए भी यूनिडेंटेट है, बी भी यूनिडेंटेट है, तो ये 4 कोऑर्डिनेट है ना। अब ये 4 कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल मैं ऐसे बना देता हूं, ए बी बी, और स्क्वायर प्लेनर में ऐसे बना देता हूं, एक स्क्वायर लेती है, सेंटर में मेटल और 4 कॉर्नर में ए बी बी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप सब लोग बताइए इस स्क्वायर प्लेनर ए और ए के बीच में एंगल कितना है? दो सिमिलर लिगेंड्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं एक इसी का एक आइसोमर ऐसा बनाऊं जिसमें ए यहां लगाओ और बी यहां लगाओ, तो ए और ए के बीच में एंगल कितना है? तो जब दो सिमिलर लिगेंड्स 180 डिग्री अपार्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, और जब वो बराबर बराबर में 90 डिग्री अपार्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं सेस आइसोमर। ठीक है ना, सेस और ट्रांस तो पढ़ा हुआ है आपने, ऑर्गेनिक में पढ़ा था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो स्क्वायर प्लेनर में ये कंपाउंड दो टाइप का हो सकता है, ये सिस भी हो सकता है और ये ट्रांस भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज आप ए की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक एंगल चेंज कर पा रहे हो, ए को ए से 180 डिग्री भी लगा पा रहे हो, ए को ए से 90 डिग्री भी लगा पा रहे हो। लेकिन यहां पे बताइए दो ए के बीच में एंगल कितना है? 109.5 डिग्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल। आपको लगता है अगर मैं इस ए को यहां से यहां कर देता हूं और बी को यहां, तो ए का ए से एंगल बदल गया होगा या अब भी 109.5 डिग्री होगा? नहीं बदला होगा। देखो, दिस इज अ सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। इसमें ब्राउन और ग्रीन के बीच में भी वही एंगल है, ब्राउन और व्हाइट के बीच में भी वही एंगल है, ब्राउन और ऑरेंज के बीच में भी वही एंगल है, व्हाइट और ऑरेंज के बीच में भी वही एंगल है। इट डजंट मैटर कि मैं अगर ए यहां पे थे तो भी एंगल उतना ही था, ए यहां पे है तो भी एंगल उतना ही है। इसमें मैं चाहकर भी किसी दो लिगेंड्स का बॉन्ड चेंज ही नहीं कर सकता। मैं उसको अगर इसको यहां भी लगा दूं ना, तो भी व्हाइट के रेस्पेक्ट में उसका एंगल, जितना व्हाइट के रेस्पेक्ट में ऑरेंज वाली पोजीशन का एंगल है, उतना ही व्हाइट के रेस्पेक्ट में ब्राउन वाली पोजीशन का भी एंगल आएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 कोऑर्डिनेट में जो भी आइसोमेरिज्म आप पढ़ोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो सिर्फ स्क्वायर प्लेनर के लिए पढ़ोगे। टेट्राहेड्रल तो आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करते, बिकॉज टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में दो लिगेंड्स की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन चेंज ही नहीं करी जा सकती। अभी जिस पोजीशन पे लगे हुए हैं आप कहीं और भी लगा दोगे तो भी वो उसी पोजीशन पे आ जाएंगे दोबारा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? बिकॉज इसमें दो तरह के एंगल ही नहीं है, इस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही टाइप का एंगल है 109.5 डिग्री, लेकिन यहां तो दो तरह के एंगल है, 90 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, तो 4 कोऑर्डिनेट में जितना भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड होगा वो सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स के थ्रू एग्जिबिटेड होगा। टेट्राहेड्रल कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिबिट करते, क्योंकि टेट्राहेड्रल में दो लिगेंड्स की रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करी जा सकती। एंगल ही दो तरह के नहीं है टेट्राहेड्रल में। बताइए सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको ये ड्रॉ नहीं करना, आपको पहले एक स्टेटमेंट लिखनी है। लिखिए, इन 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, in 4 coordinate complexes, the geometrical isomerism is only exhibited by, geometrical isomerism is only exhibited by the square planar compounds only exhibited by the square planar compounds। यहां पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। However, the tetrahedral compounds does not exhibit geometrical isomerism tetrahedral compounds does not exhibit geometrical isomerism
as in them, the relative orientation, as in then the relative orientation of any ligand with respect to other cannot be changed. Any ligand with respect to other cannot be changed. ठीक है, तो जो भी आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड होगा वो स्क्वायर प्लेनर में ही होगा, टेट्राहेड्रल में नहीं होगा। अब स्क्वायर प्लेनर में भी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, देखिए सिर्फ स्क्वायर प्लेनर के लिए देखेंगे हम, टेट्राहेड्रल में तो होता ही नहीं। स्क्वायर प्लेनर का एक टाइप, ये टाइप M ABCD, इसका मतलब समझते हो, चारों लिगेंड अलग अलग, मतलब ABCD, A to B2 में तो 2 A एक जैसे थे, 2 B एक जैसे थे, यहाँ पे चारों लिगेंड अलग। तो मान लीजिए कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें मेटल एटम के साथ चारों लिगेंड अलग अलग हैं। एक एग्जांपल भी दे देता हूं, सपोज PT NH3 H2O BrCl, this is amine aqua bromido chlorido platinum 2, amine aqua bromido chlorido platinum 2। ठीक है, मान लीजिए मैं इस कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर ये बना देता हूं, स्क्वायर प्लेनर बनाना है ना, टेट्राहेड्रल तो करेंगे नहीं, आप स्क्वायर प्लेनर के अंदर कर रहे हैं। चारों लिगेंड पहले स्ट्रक्चर में तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कहीं भी लगा दो, सपोज मैंने यहाँ पे अमोनिया लगा दिया, यहाँ वाटर लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया और यहाँ Cl लगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस कंपाउंड का इसके अलावा कोई और आइसोमर बन सकता है, कुछ और कर सकते हैं इसमें चेंज, या आपको लगता है कि स्क्वायर प्लेनर में ये वाला टाइप नहीं करेगा? देखो जितना भी आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड होगा वो टेट्राहेड्रल में नहीं होगा, स्क्वायर प्लेनर में होगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर के भी कौन से टाइप में होगा कौन से में नहीं, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। टाइप्स तो अलग अलग हो सकते हैं ना, जैसे ABCD है, A to B2 हो सकता है, A3B हो सकता है, 3 लिगेंड एक जैसे एक अलग। तो हम सर्च करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स में यह आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड होगा। तो आपको ये बताना है कि इस कंपाउंड में जिसमें चारों लिगेंड अलग अलग हैं उसका एक स्ट्रक्चर तो मैंने ये बना दिया, क्या मैं इसके अलावा कुछ भी और बना सकता हूं जो इससे अलग हो? या आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे कि क्या करना है? हाँ, स्क्वायर प्लेनर में कोई ज्योमेट्री नहीं चेंज करनी। नो सर। देखो मैं बताता हूं, डेफिनेटली बना सकते हो। आपको करना क्या है, किसी एक लिगेंड को फिक्स कर लो। पहला तो कोई स्ट्रक्चर बना लिया आपने, उस स्ट्रक्चर में अपने माइंड में सोच लो कि एक लिगेंड को मैं फिक्स कर देता हूं, इसे मैं यहां से कभी नहीं हटाऊंगा, ठीक है? और बाकी तीनों को साइक्लिकली क्लॉकवाइज रोटेट करो, एक एक पोजीशन आगे, ठीक है? बाकी तीनों को साइक्लिकली क्लॉकवाइज रोटेट करो अपनी नेक्स्ट पोजीशन, लेकिन एक को फिक्स कर लिया, उसको यहां से नहीं हटाएंगे। अगर मैं इसको एक पोजीशन आगे ले जा रहा हूं तो मैं सीधा यहां ले जाऊंगा इसको, ठीक है? तो देखो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, साइक्लिकली क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे लिगेंड्स को। अमोनिया तो मैंने यहां फिक्स कर रखा है, बताओ यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? एक बार और करते हैं, उसी से आगे बढ़ते हैं। अमोनिया तो मैंने फिक्स कर रखा है, अब बताओ यहां क्या आ जाएगा? Br। यहां पे ClH2। अब इससे सोचो एक बार और करता हूं तो यहां क्या आ जाएगा, यानी कि क्या यही बन जाएगा दोबारा? ठीक है, अब देखो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में ये बताइए यहां पे क्लोरीन के ट्रांस में क्या था, उसमें देखो क्लोरीन के ट्रांस में क्या है, इसमें क्लोरीन के ट्रांस में क्या है, तो ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है ना। जरूरी नहीं है कि दो लिगेंड एक जैसे हो तभी आप सेसो ट्रांस बता पाओगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव ओरिएंटेशन तो चेंज हो गई, ठीक है? क्लोरीन की वाटर के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री एंगल था, यहां तो नहीं है क्लोरीन का वाटर के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री, यहां तो क्लोरीन का 180 डिग्री ब्रोमीन से बन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेटिव ओरिएंटेशन में चेंज आया ना।
समझ रही है? यहाँ पे क्लोरीन के सेस में वाटर था, यहाँ पे क्लोरीन के सेस में अमोनिया, यहाँ पे क्लोरीन के सेस में Br। ठीक है, आप देखोगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब इन तीनों स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे हर दो लिगेंड एक दूसरे के सेस में भी आ चुके हैं, हर दो लिगेंड एक दूसरे के ट्रांस में भी आ चुके हैं। कोई ऐसा लिगेंड नहीं होगा जो आप बोलो कि अभी सेस में नहीं आया एक दूसरे के, या अभी ट्रांस में नहीं आया एक दूसरे। ठीक है, हर पॉसिबिलिटी रिपीट हो, मतलब एग्जिस्ट हो गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी और बनाओगे तो वो इन्हीं में से कोई जैसा बन जाएगा दोबारा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता था, अब तो नहीं, खैर सीबीएसई में तो नहीं पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ आइसोमर्स आर एग्जिबिटेड बाय दिस, और ऑप्शंस हो सकते हैं 1 2 3 4, तो आप 3 पे टिक करेंगे। 3 आइसोमर्स एग्जिबिट होते हैं इस टाइप के, समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो टाइप MABCD विल एग्जिबिट 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और वो होंगे ये तीनों। कोई नाम नहीं देंगे इसमें से किसी को सेस ट्रांस नहीं बोलेंगे। सेस ट्रांस हम नाम तब देते हैं जब दो एक जैसे लिगेंड सेस पे होते हैं या ट्रांस में। यहाँ पे तो क्लोरीन वाटर के रेस्पेक्ट में ट्रांस में, सही है? तो बताइए सब लोग समझे, इस कंपाउंड के 3 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो टाइप MABCD विल एग्जिबिट 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये 3 एग्जांपल्स बना लीजिए। टाइप MABCD will exhibit 3 geometrical isomers. Done, sir. Okay. टाइप MA2B2, अगर स्क्वायर प्लेनर के अंदर ये टाइप होता है MA2B2, तो आपको क्या लगता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड होता है या नहीं होता? होते तो कितने होते? 2 होते। देखो जहां पे A2B2 आ गया ना, 2 लिगेंड एक जैसे आ गए, वहां तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो सिस या ट्रांस। यहां पे आप नाम भी दे पाओगे उन्हें, सिस और ट्रांस। देखिए, या तो हम इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं, A B और B एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, A और A एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो सिस हो गया, दिस इज सिस आइसोमर। या फिर हम एक स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं, A B और B एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, A और A एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, ये हो गया ट्रांस। इसके अलावा कुछ बना ही नहीं सकते आप, कुछ और करने की कोशिश भी करोगे तो वो ऐसा ही बन जाएगा दोबारा। ठीक है, सो दिस टाइप विल एग्जिबिट 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और यहां हमको नाम भी दे पाएंगे, सिस एंड ट्रांस। तो टाइप MA2B2 के आगे लिख लीजिए, विल एग्जिबिट 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, will exhibit 2 geometrical isomers. आप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? श्रेया, वंशिका, Yes. सबको क्लियर है? अच्छा, स्क्वायर प्लेनर के अंदर और कोई टाइप बताओ ऐसा, जैसे ABCD होता है, A2B2 होता है, ऐसा और कोई कॉम्बिनेशन बताओ। A2BC. A2B3 तो 5 हो गए टोटल। A2B3 कितने बोला? Sir, A2BC. अच्छा, A2BC, सॉरी, A2BC।
MA2BC। देखिए यार, दिस इज जस्ट द सेम थिंग, एक ही बात है। A2 दो A एक जैसे आ गए ना, तो उन दो A को आप 180 डिग्री भी लगा सकते हो और 90 डिग्री भी लगा सकते हो, बिल्कुल सेम यही रहेगा, बस एक B की जगह एक C कर देते। देखो A 90 डिग्री पे तो सिस और A 180 डिग्री पे तो ट्रांस, तो इसमें भी यही पॉसिबिलिटी होगी। दिस इज द सेम टाइप, A2BC बोल लो या A2B2 बोल लो, एक ही बात है। बट हाँ ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी तो होती है, ठीक है, इसको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। और कुछ रेलेवेंट पॉसिबिलिटीज देखिए, ये हो सकता है MA3B। अभी नोट मत करना, पहले बताओ MA3B कोई आइसोमेरिज्म शो भी करेगा या नहीं करेगा? 3 A और 1 B, इसमें मैं कुछ इसके अलावा कुछ अलग बना सकता हूं? अगर मैं, आपको लगता है कि मैं A को यहां कर दूं, B को यहां कर दूं, नो सर, कुछ नहीं हो कुछ नया थोड़ी ना बन जाएगा, तब भी वही रहेगा, होगा। ठीक है, तो ये तो शो ही नहीं करेगा। अच्छा MA4 चारों A, नो सर। No, sir. तो बेसिकली हमारी सारी पॉसिबिलिटी 4 कोऑर्डिनेट वाली हो गई। वही दो पॉसिबिलिटीज थी इंपॉर्टेंट, ABCD और A2B2। उसके अलावा तो बाकी A3B करेगा नहीं, A4 करेगा नहीं, और ये तो A2B2 जैसी ही पॉसिबिलिटी, तो कुछ अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। दीज वर द 2 रेलेवेंट पॉसिबिलिटीज जो हमने कर ली, ABCD और A2B2। क्लियर है? अब अगली हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत बनेगी 6 कोऑर्डिनेट में। देखो सबसे पहले टाइप देखते हैं, MABCDEF। एग्जांपल ले लेते हैं, CrCO NH3Cl Br H2O NCN। इस कंपाउंड का नाम बताइए कौन, लास्ट में CN लिखा हुआ है। 6 के 6 लिगेंड अलग अलग, बिना रुके फ्लो में, नाम कौन बोले? ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। हैंड रेस करिए, कौन बोलेगा इसका नाम? बोलिए। आशी आप बोलोगे? खुशी? यस अनन्या बोलिए, फ्लो में बोलिएगा। Aqua bromido carbonyl गलत हो गया, chloridos. गलत हो गया। एक्वा से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, अमीन से स्टार्ट होगा, अमीन एक्वा से भी पहले आएगा। अनन्या? Yes sir. अमीन आएगा ना पहले, दोबारा बोलोगे एक बार और? Amine aqua chlorido. Sir, गलत हो गया। हाँ carbonyl शुभम, आएगा. शुभम बोलो। सर अमीन एक्वा कार्बोनिल। गलत हो गया, आप बोलो। अमीन एक्वा ब्रोमाइडो कार्बोनिल क्लोराइडो साइनो क्रोमेट। क्रोमेट गलत हो गया, ठीक है, सब सही चल रहा था, लास्ट में गलत। देखिए दिस इज अमीन एक्वा ब्रोमाइडो कार्बोनाइल क्लोराइडो साइनो क्रोमियम 3। अमीन एक्वा ब्रोमाइडो कार्बोनाइल क्लोराइडो साइनो क्रोमियम 3। अमीन एक्वा ब्रोमाइडो कार्बोनाइल, सी से स्टार्ट होने वाले 3 है, अब उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर सही से स्टार्ट लगाना है आपने। कार्बोनाइल क्लोराइडो साइनो क्रोमियम 3। बताइए सब
सबको नाम समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एक बार दोबारा बोल देता हूं, अमीन एक्वा ब्रोमाइडो कार्बोनाइल क्लोराइडो साइनो क्रोमियम 3, इस कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर ये बना देता हूं। आपको ये बताना है क्या इस कंपाउंड का इसके अलावा कोई और आइसोमर बन पाएगा? सब लोग बताइए। देखिए, अगर ये आपने स्कूल में पढ़ा होता ना तो आप एक बार में बता देते, दिस इज समथिंग टू बी लर्न, लेकिन अभी स्कूल में डिस्कस ही नहीं हुआ होगा ये, क्योंकि ये इस साल सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में, बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है, तो कॉम्पिटिटिव में भी आएगा। यू हैव टू लर्न दिस। दिस कंपाउंड विल एग्जिबिट 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये कंपाउंड जहां पे 6 के 6 लिगेंड अलग अलग होते हैं, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिट करता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, लेकिन हम वो 15 बनाएंगे नहीं, ठीक है? हम सिर्फ एक ओरली इमेजिन करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उन 15 को बनाने। पहले लिख लीजिए, टाइप MABCDEF will exhibit 15 geometrical isomers. 15 geometrical isomers. देखो, ध्यान से सुन लेना, उसे कभी बनाकर भी देखना हो तो फ्री बैठ के बनाकर देख लेना, चेंजेस पता चल जाएंगे सब में क्या क्या है। आपको क्या करना है, पहला स्ट्रक्चर आपने कोई सा भी बना लिया, उसके बाद ये जो स्क्वायर के कॉर्नर पे लगे हुए हैं ना, बस इन्हें देखो, ऊपर नीचे वालों को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। स्क्वायर के कॉर्नर पे जो 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, उनमें से किसी एक लिगेंड को फिक्स करके बाकी तीनों को साइक्लिकली रोटेट करें तो कितने बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 3. Total 3. 3। अभी बताया था ना, जो कि 3 बन जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप हर एक कॉर्नर पे लगा हुआ लिगेंड ना एक एक करके एक्सियल पोजीशन पे लाना है और उसको यहां लाना है। अब मैं CN को यहां ले जाता हूं, कोबाल्ट को यहां, कार्बोनाइल को सॉरी, और फिर उस कार्बोनाइल को फिक्स करके फिर साइक्लिकली रोटेट करता हूं। फिर कितने बन जाएंगे? 3 और बन जाएंगे, ठीक है? मतलब 6 हो गए टोटल। फिर मैं अमोनिया को बाहर, यहां वाले को अंदर, फिर 3, फिर ब्रोमीन को बाहर, यहां वाले को अंदर, फिर 3, फिर इसको बाहर, यहां वाले को अंदर, फिर 3। मतलब एक एक करके इन चारों को भी बाहर ले जाना है, समझ रहे हैं? तो ये याद रखिएगा, वो जो ऐसे करने से 15 बनेंगे टोटल, मतलब 5-5 बार आप 3-3 बना पाओगे, ठीक है? 5 times 3 आइसोमर्स। तो उन 15 में आप देखोगे हर 2 लिगेंड एक दूसरे के सिस में भी आ चुके होंगे, हर 2 लिगेंड एक दूसरे के ट्रांस में भी आ चुके होंगे। उसके अलावा कुछ भी और बनेगा तो वो रिपीटेड पॉसिबिलिटी मानी जाए। सो ये जब आप कभी फ्री बैठे हो बनाकर देख लेना, ठीक है? आप पहला कोई भी स्ट्रक्चर बनाना, इसी में किसी एक CN को लिगेंड को फिक्स करके बाकी तीनों को साइक्लिकली रोटेट करते रहे, 3 तो वही बन जाएंगे। फिर आप सोचो मैं एक बार इसको बाहर ले जाऊंगा, एक बार इसको बाहर ले जाएंगे, एक बार इसको ले जाएंगे, एक बार इसको ले जाएंगे। हर एक चारों जो कॉर्नर पे बैठे हैं एक एक करके उन्हें एक्सियल पोजीशन में ले जाएंगे और फिर बार बार साइक्लिक रोटेशन देते रहेंगे, तो हर बार 3-3 बन जाएंगे। टोटल 15 आइसोमर्स। पर अल्टीमेटली कोई आपसे कभी नहीं पूछेगा कि 15 कैसे बने। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी एक्सिबिटेड बाय दिस, तो आप बोलेंगे 15, बस दैट्स इट। तो याद रखो, करने को कर सकते हो, लेकिन इसको या इसको एक ही को करो। एक्चुअली हमें ये नहीं देखना कि हर एक चीज अंदर जानी चाहिए, हमें ये देखना है कि हर लिगेंड हर दूसरे लिगेंड के सिस और ट्रांस में आ जाना चाहिए, तो वो क्लोरीन के यहां बैठे बैठे भी आ जाएगा, ठीक है? हर एक लिगेंड हर दूसरे लिगेंड के सिस में और हर एक लिगेंड हर दूसरे लिगेंड के ट्रांस में आना चाहिए। वो चाहे आप एक बार इसको अंदर ले जाओ या इसको ले जाओ, एक ही बात, ठीक है? वो हर पॉसिबिलिटी रिपीट हो जाएगी, एनालाइज हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद वाली पॉसिबिलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। 3 पॉसिबिलिटीज बताऊंगा मैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, सेकेंड टाइप है, टाइप M A2B2C2। A2B2C2 एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसका, PT NH3 whole twice H2O whole twice
Cl2. This is diamine diaqua dichloridoplatinum 2. Diamine diaqua dichloridoplatinum 2. आपको बनाने हैं इसके स्ट्रक्चर। मैं एक एक टाइप बताता जा रहा हूं, आप वो बनाते जाइएगा। आपने ये बना लिया, ये लिखा फॉर्मूला। एक स्ट्रक्चर बनाइए जिसे हम बोल सकें ऑल सिस। ऑल सिस मतलब अमोनिया अमोनिया के सिस में, वाटर वाटर के सिस में, सीएल सीएल के सिस में। देखिए बन पा रहा है क्या? सिस मतलब 90 डिग्री का पास। तो वाटर वाटर सिस में लगे हो, अमोनिया अमोनिया सिस में लगे हो, और क्लोरीन क्लोरीन सिस में लगे हो। देखो क्या ऐसा बन पाएगा जिसे आप ऑल सिस बोल पाओ? यस सर, बन पाएगा। ऑल बन रहा है? यस। अच्छा मुझे ये बताओ, ये NH3 ये क्या है? सिस है या नहीं है? एक ये बॉन्ड प्लेन में है और एक परपेंडिकुलरली ऊपर है, तो 90 डिग्री 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। वाटर वाटर ये भी सिस होगा, फिर सीएल सीएल ये भी सिस हुआ 90 डिग्री, तो ये ऑल सिस हो गया। इसे बनाइए, फिर एक ऑल ट्रांस चेक करिए, ऑल ट्रांस बन रहा है कि नहीं? बन रहा है क्या? ऑल ट्रांस भी बन रहा है। नहीं बन रहा? देखो अमोनिया अमोनिया, ये बताओ कार्तिक, सिस है या ट्रांस? ये ट्रांस है। और ये एक वाटर यहां और एक वाटर यहां, ये और एक सीएल यहां एक सीएल यहां, तो ऑल ट्रांस बन गया ना? बताइए समझ में आया? सबको समझ में आया? जो ऑनलाइन है उन्हें समझ में आया? एक ऑल सिस एक ऑल ट्रांस, Yes, का sir. मतलब क्या है? यस। अच्छा, टू ट्रांस Yes, sir. वन सिस, टू ट्रांस वन सिस बनाओ। कोई भी दो लिगेंड ट्रांस में और एक सिस में बनाओ। टू ट्रांस वन सिस, और चेक करो बनेगा कि नहीं। टू ट्रांस वन सिस, टू ट्रांस वन सिस, पक्का? टू ट्रांस वन सिस नहीं, टू ट्रांस वन सिस जो बोल रहा हूं वो। सब लोग बताइए टू ट्रांस वन सिस बन पाएगा क्या? अगर मैं कोई भी No, दो sir. पेयर ट्रांस पे लगा दूं, मान लीजिए मैंने अमोनिया अमोनिया ट्रांस पे लगा दिए, सीएल सीएल ट्रांस पे लगा दिए, तो मैं वाटर वाटर ट्रांस में, वाटर वाटर को सिस में कैसे ला पाऊंगा? फिर तो वाटर वाटर भी ट्रांस में ही आएगा। ठीक है, तो टू ट्रांस वन सिस वाली पॉसिबिलिटी रूल आउट हो। टू सिस वन ट्रांस देखो। Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो वाटर वाटर सिस है, सीएल सीएल सिस है, टू सिस वन ट्रांस। अब देखो कॉम्बिनेशंस और क्या हो सकती है? ऑल सिस हो सकता था, ऑल ट्रांस हो सकता था, टू सिस वन ट्रांस हो सकता था, टू ट्रांस वन सिस हो सकता था वो बनाने, और ऐसा कुछ हो सकता है? ऑल सिस ऑल ट्रांस, टू सिस वन ट्रांस, टू ट्रांस वन सिस, इसके अलावा कुछ? बोलो जल्दी बोलो। नहीं ना? तो अल्टीमेटली बताइए फाइनल आंसर, हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी एग्जिबिटेड बाय दिस? 2 3 4 5, चार ऑप्शंस। 3. सब लोग बोलो। 3. देखो कैसे, एक ऑल सिस एक ऑल ट्रांस। अच्छा, ये टू सिस वन ट्रांस में मैंने वन ट्रांस पे क्या लगाया? क्या लगाया मैंने वन ट्रांस पे? तो मैं वन ट्रांस पे एक बार क्लोरीन भी लगा सकता, मैं एक बार वन ट्रांस पे क्लोरीन भी लगा सकता था, मैं एक बार वन ट्रांस पे वाटर भी लगा सकता था। तो इसका मतलब टू सिस वन ट्रांस तीन तरह का हुआ। समझ रहे हो? तीन टाइप के टू सिस वन ट्रांस बनेंगे। लेकिन आप ऐसे तो नहीं कह सकते फिर तो ऑल ट्रांस भी तीन टाइप के बन जाएंगे। ऑल ट्रांस तो ऑल ट्रांस ही है ना, वो तो एक ही रहेगा।
एक ऑल सिस होगा, एक ऑल ट्रांस होगा और 3 तरह के 2 सिस 1 ट्रांस होंगे। तो टोटल 5 आइसोमर्स होंगे। ये आपको याद रखना। 2 सिस 1 ट्रांस 3 टाइप्स का बनेगा। तो बेसिकली ये 5 टाइप्स के आइसोमर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि ऑब्जेक्टिव में बड़े आराम से इस पे क्वेश्चन बन के आ जाता है। आपको बस ऊपर एक फॉर्मूला देंगे और आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 4 5 6। तो क्या आंसर है 5। इस केस में 5 आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, आज आप लोग इतना ही Yes. कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Good evening, sir. Thank you, sir. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening.